नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। महासंग्राम 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है और इसमें वार पलटवार चल रही हैं। उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, वादे इरादे हैं और इसी कड़ी में आज पहुंच गए हैं हम गुड़गांव सीट पर, यानी गुरुग्राम सीट है। और जिस सीट पर एक हाई प्रोफाइल मुकाबला देखने को मिल रहा है, एक तरफ बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं राव इंद्रजीत सिंह, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से चुनाव मैदान में उतारे गए हैं राज बब्बर, जो कि अभिनेता से नेता बने हैं और इस कड़ी में उनका नाम चौंकाने वाला रहा है। तो आज के इस खास एपिसोड में बात कर रहे हैं हम राज बब्बर से और जानेंगे इस सीट पर क्या हाल। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरी सीट पर और क्या समीकरण बन रही हैं? आप चुनाव मैदान में आए हैं, क्या वादे करेंगे, क्या इरादे दिखाएंगे? देखिए, मैं तो इरादों से आया हूँ, वादों से तो वो कहा जाता है ना कि चुनाव में दिया गया वादा और थाने में दिया गया बयान ये कभी भी बदल सकते हैं। राज बब्बर उनमें से नहीं है। राज बब्बर वचनबद्धता के साथ में चलता है, इरादों के साथ में चलता है और मेरी पार्टी ने मुझे यहाँ पर जो मैं प्रत्याशी बनाकर भेजा है। बहुत सारे वादे किए पुराने प्रत्याशी ने, इसीलिए मैंने कहा कि चुनाव के वादे और जो उन्होंने कहा था कि साहब यहाँ पर एम्स आएगा, एम्स का पत्थर लग गया, रैपिड रेल की बात जो आप करते हैं उसका तो सब कुछ पास हो गया है। उसका यानी कि बजट भी हो गया है, जो ज़मीनें एक्वायर करनी थी उसका भी मुआवजा दिया गया है, लेकिन अभी तक जो है उन्होंने वो रैपिड रेल क्यों नहीं जाने दी जो अलवर से गुड़गांव और दिल्ली जाने वाली थी। वो कनेक्टिविटी को उन्होंने अभी 10 साल के अंदर कुछ नहीं किया। दुर्भाग्य की बात है कि जब वो डिफेंस में डिप्टी मिनिस्टर थे उस वक्त उन्होंने यूनिवर्सिटी का वादा किया था। यूनिवर्सिटी का शुरुआत भी हो गई थी, डिफेंस यूनिवर्सिटी, लेकिन 10 साल वो यहाँ इस सरकार में रहे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने। तो वादों को मैं समझता हूँ कि वादों की कोई अहमियत नहीं होती, अहमियत इरादों की होती है और मैं इरादा करके आया हूँ कि इस क्षेत्र में विकास करूँ। तो बुलंद इरादों के साथ आप चुनाव मैदान में जा रही हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है जनता के बीच आपका? जो वहाँ पर रुझान देख रही हैं या उसको भाप पा रही हैं, तो राज बब्बर कैसे कहेंगे कि जनता को सीधे कनेक्ट कर रहे हैं? ये जनता फैसला करेगी और ये चुनाव जनता लड़ रही है और जनता को मैं इस बात का भी भरोसा दिला चुका हूँ कि मैं सोमवार और मंगलवार को सुबह 10 से 11 1 घंटा और दूसरे दिन 11 से 12 1 घंटा मैं यहाँ पर उन 2 घंटों के लिए सांसद बनने के लिए नहीं आया हूँ कि जब आप सिर्फ इन्हीं 2 घंटों में मिल सकते हैं। 1 घंटा मिलने के लिए 1 घंटा मिलते हैं हमारे जो यहाँ के पुराने जो सांसद रहे, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन। मैं यहाँ पर घंटों में राजनीति करने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे खुशी है कि मेरी पार्टी ने मुझे गुड़गांव में सीट दी है और ना ही मैं दिल्ली में कोई सरकारी कोठी रखने के लिए आया हूँ। मैं यहीं पे घर लूँगा, यहीं पे रहूँगा और यहीं से मैं पार्लियामेंट जाऊँगा। वहाँ से गया तो 25 मिनट, यहाँ से गया तो 45 मिनट, तो वापस शाम को घर पे वापस आऊँगा और लोगों के बीच में रहूँगा। ये शायद आप उस सवालों का भी जवाब दे रहे हैं जो आरोप लग रहे हैं कि बाहरी उम्मीदवार हैं, अचानक आए हैं, पैराशूट से आए हैं। मेरे ख्याल से उनको कहने के लिए मेरे पास उनको मेरे बीच में मेरे लिए कोई ख़ास बात नहीं है, तो शायद वो बाहरी कर रहे हैं। मैं उनको कई बार कह चुका हूँ, मैं भारी नहीं हूँ, मैं बहुत मामूली आदमी हूँ और वो राजा हैं, मैं तो प्रजा हूँ। और मैं जो लोगों के बीच में जाके अपना काम कर रहा हूँ और लोगों के बीच में काम करूँगा। मेरे पुराने क्षेत्र के लोग भी मुझे जानते हैं। मेरा क्षेत्र वहाँ रिजर्व हो गया, सुरक्षित हो गया, इसलिए मैं यहाँ पर आया। आपका नाम जैसे ही अचानक आया, क्योंकि इस सीट पर काफ़ी एक जोर आजमाइश देखने को मिली है, चाहे वो यहाँ पर देखें जिस तरीके से आपके कद्दावर नेता यहाँ पर हैं कैप्टन अजय यादव, उनकी भी दावेदारी थी, लेकिन उनकी दावेदारी नकार दी गई, आप पर दांव लगाया गया है। वो क्या बड़ी वजह मानते हैं आप राज बब्बर को चुना गया इस सीट के लिए? देखिए, आप पार्टी के जो फैसले को हम वो भी पार्टी, मैं भी पार्टी का सदस्य हूँ, हम लोग कार्यकर्ता लोग हैं और जो अजय यादव जी का जो सपोर्ट उन्होंने मुझे दिया है, मैं ये कहूँगा कि शायद ही कोई मेरा परिवार वाला भी नहीं दे सकता था।
एकजुट है पार्टी? अगर एकजुट ना होता तो मैं चुनाव कैसे यहाँ पे खड़ा होता। लेकिन आपके पास काफ़ी कम वक्त इस समय देखने को मिल रहा है, जब आपको 2020 स्टाइल में बैटिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि प्रचार के लिए बहुत कम वक्त मिल रहा है आपको। ये चुनाव जनता लड़ रही है, राज बब्बर तो मात्र एक उनके साथ में चल रहा है, मुझे तो वो आगे लेके चल रहे हैं और मैं चलता जा रहा हूँ। और यही कारण है कि लोगों को इस बात का एहसास हो गया है, और आप लोगों को भी इस बात का एहसास हो गया है कि जैसे आपने पहले कहा, ये कांटे की टक्कर है। जी हाँ, ये अब कांटे की टक्कर ही है और जनता आगे निकल जाएगी। वो क्या बड़े चुनावी मुद्दे हैं इस सीट पर जो इस पर प्रभाव डालेंगे, और आप क्या वादे करने वाले हैं जनता के बीच जब जा रही हैं? तो क्या आप वो भरोसा दे पा रही हैं कि ये मैं वादे पूरे करूंगा बतौर सांसद अगर मुझे जिम्मेदारी मिलती है? देखिए, बुनियादी चीज़ें हैं यहाँ पे। 18 साल के बच्चे ने शायद अपने सांसद का चेहरा नहीं देखा होगा, वो लोगों के बीच में नहीं जाते, वो लोगों से नहीं मिलते। दुख सुख शादी ब्याह वो उसमें शिरकत करना अपनी शायद तौहीन समझते हैं, क्योंकि बड़ा परिवार है। और ये चीज़ किसी भी प्रतिनिधि के लिए बिरादरियों के चुनाव नहीं होते हैं। लोग चुनाव के अंदर आदमी अपना सम्मान चाहता है। यहाँ जो रहवासी होते हैं, जो बसे हुए लोग हैं, वो अपना सम्मान चाहते हैं और अपनी समस्याओं को रखना चाहते हैं। जहाँ तक सवाल गुड़गांवा का, गुड़गांवा जो है, देखिए दिल्ली से हम देखते हैं इसको तो एनसीआर की बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ नज़र आती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं तो इसके ऐसा लगता है कि बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। ये इतना गैप क्यों है, ये फिसलन इतनी क्यों है? उसकी वजह ये है कि जो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने अपनी बात को ना मनवा पाए हैं ना कर पाए हैं। तो ये जो चुनावी वादे होंगे आपके, जिसमें कई बड़ी बातें हैं, अहिर रेजिमेंट की बात हो, वो भी तो मांग वो भी करते रहे हैं बतौर सांसद, केंद्र में मंत्री, और वो इरादे भी दिखाते रही हैं। लेकिन आप क्या बड़ा वादा कर रहे हैं इस सीट को लेकर? मुझे बताएं कब किया उन्होंने अहिर रेजिमेंट की बात? अगर अहिर रेजिमेंट की बात उन्होंने की होती है, वो खुद डिफेंस मिनिस्टर रहे, वो डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर रहे। अगर उन्होंने अहिर रेजिमेंट को छेड़ा होता, अहिर रेजिमेंट की बात की होती, तो आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती और अहिर रेजिमेंट बन गई होती। उनका दरअसल जो बुनियादी चीज़ है, आप अहिर रेजिमेंट कह लें या बाकी तमाम चीज़ें कह लें, उन्होंने कहे वादे किए लेकिन सब अधूरे कर दिए। एम्स अगर वो कहते हैं वो लेके आए नहीं। मलेठी गांव की वो संघर्ष कमेटी है जो 2 साल तक लगातार धरने पे बैठी है, तब जाके अमेठी एम्स का पत्थर रखा गया। मैं कल रात को वहीं था। जैसे मैंने बताया है, पानी की समस्या रेवाड़ी की समस्याएं अलग हैं, रेवाड़ी ज़िले की, गुड़गांव ज़िले की समस्याएं अलग हैं, मेवात ज़िले की समस्याएं अलग हैं। हर जगह की समस्याओं को उनके तरीके से हैंडल करना पड़ता है। अब जैसे मेवात के अंदर है, एजुकेशन है, कम्युनिकेशन है, वहाँ पर रेल को लेकर इतनी ज़्यादा डिमांड रही है, लेकिन वहाँ पर आज तक कभी भी ये मंत्री केंद्र में होने के बावजूद भी वहाँ की उनकी सुविधा को नहीं कर सकते। एजुकेशन को लेकर वहाँ पर यूनिवर्सिटियाँ नहीं। रेवाड़ी में पीने के पानी की समस्या है, बाबल में पीने के पानी से लेके वहाँ पर तो जो राजस्थान से जो इंडस्ट्रियल वाटर आ रहा है वह जमा होता चला जा रहा है, पूरी खेती ख़त्म हो रही है। पीना तो छोड़िए, वहाँ पर लोगों को कैंसर होना शुरू हो गया है, इतना गंदा पानी इंडस्ट्रियल वाटर जो आ रहा है वहाँ पे। तो ये समस्याएं जो हैं, आप बैठे हुए हैं, 3 स्टेट का मामला, आप 2 स्टेट का मामला, एक आप केंद्र में हैं, आप सांसद हैं, चलिए संसद से भी ऊपर आप मंत्री हैं, ये चीज़ें तालमेल से ठीक की जा सकती थी, लेकिन नहीं। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो बुनियादी चीज़ें हैं। गुड़गांव में आई है, चलिए बाकी तमाम तो छोड़ दीजिए, यहाँ का बस स्टैंड टूटा हुआ है, यहाँ का सरकारी अस्पताल जो है टूटा हुआ है। आप क्या समझते हैं कि ये बड़े बड़े अस्पताल जो कमर्शियल अस्पताल हैं उसमें गरीब आदमी जा सकता है? नहीं जा सकता। लड़ाई आम आदमी की है, गरीब आदमी की है, और उसको लड़ने के लिए मैं यहाँ आया। और इसलिए आप स्थानीय मुद्दों पर तवज्जो दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, लेकिन शहरी मतदाताओं की बात करें, वो बीजेपी के पाले में जाता रहा है, ये कहा जाता है, और इसका फ़ायदा उनको मिलता है। ग्रामीण बेल्ट में और शहरी बेल्ट में क्या बुनियादी फ़र्क देख रहे हैं इस बार आप? मैं बुनियादी एक ही चीज़ देख रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं है, सब एक की सबकी मांग एक है, विकास।
सबकी मांग ये है, हमारी ज़रूरत है। शहरी में, अब आपने शहरी का कि उनके, मुझे बताइए क्या यहाँ पर जब बरसात आती है, ये बहुत बड़े शहर है, बहुत डेवलप्ड हो चुका है, ये मिलेनियम शहर है, और यहाँ पर जो बरसात आने के बाद गुड़गांव के अंदर जो नाव चलती हैं, ये जो दुनिया के अंदर जो लोग देखेंगे शक्ल, तो आप जी ज़रूरत है। अब जब नाव चलेगी, पानी भर जाएगा, 4 दिन तक आदमी नीचे उतरेगा नहीं, और जब मंत्री जी कहेंगे, उनसे पूछा जाएगा तो या जो सांसद जी उनसे पूछा जाएगा ये कब तक पानी निकलेगा, बोले उसे तो भगवान ही बता सकते हैं। जब इस तरह की बातें होंगी, मैं ये बातें करना नहीं चाहता हूँ, आप मुझे क्यों निकलवा रहे हैं? नहीं, मैं नहीं निकलवा रहा हूँ, आप खुद कर रहे हैं ये बातें। मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, लेकिन हम जैसे जैसे इंटरव्यू पे आगे बढ़ रहे हैं, आपने सीधा अपना हमला राव इंद्रजीत सिंह पर रखा है। मेरा कोई हमला नहीं, मैं अच्छे, इतनी तलखी क्यों है? तलखी नहीं, बहुत अच्छे आदमी आपके मेरे साथ हैं, मेरे सहयोगी रहे। वो डिप्टी थे, मिनिस्टर थे डिफेंस के, मैं डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था, तो मेरा सहयोगी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीतिक विरोधी हैं और इसलिए उनका राजनीतिक विरोधी नहीं। इस वक्त मैं अब जब लड़ाई लड़ रहे हैं, कर देना चाहता हूं कि मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। मेरी पार्टी ने जब मुझे कहा कि ये बात है, तुम्हें जाना चाहिए राज, तो मैंने जब इसका सर्वे करवाया तो मुझे लगा समस्याएं क्या है, तो मुझे लगा नहीं, मुझे जिम्मेदारी लेनी चाहिए, मुझे चैलेंज लेना चाहिए कि मैं यहाँ के समस्याओं के खिलाफ चुनाव लड़ने आया हूँ। मेरी पार्टी ने मुझे खड़ा किया है, मेरी पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है, लेकिन मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। व्यक्ति की बातें जो हैं वो लोगों के बीच में है, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं ये साबित करना। जब रियल लाइफ से रियल लाइफ की बात करते हैं, जब बुनियादी समस्याओं का सामना करते हैं, तो तब क्या आप देख रहे हैं अभिनेता से नेता बने आप, और जब लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं तो इसमें क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? मैं बड़ी विनम्रता से कहूँगा, मुझे 26 साल हो गए हैं राजनीति में, एक्टिव राजनीति में, सक्रिय राजनीति में। 5 बार का मैं सांसद हूँ, 3 बार मैं लोकसभा जीता हूँ, 2 बार मैं राज्यसभा में रहा हूँ। उससे पहले भी मेरा विद्यार्थी जीवन से मैं आंदोलनों में रहा हूँ और बाद में भी आंदोलन करता रहा हूँ। तो मुझे रील और रियल का कोई मायने नहीं रखता। मैं तो फिल्म इंडस्ट्री में भी जाके मैंने 1986 के अंदर मैंने वर्कर्स के लिए वहाँ पे आंदोलन किया, और वर्कर्स के लिए आज वेलफेयर जो है फंड्स क्रिएट किए, वेलफेयर एसोसिएशन बनाई, और मुझे बड़ी खुशी है कि हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, और आज हमारे बहुत सारे साथी जो हैं इसमें काम कर रहे हैं और फ़ायदा मिल रहा है। और बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है, प्रधानमंत्री मोदी हमलावर हैं, उनके अन्य स्टार प्रचारक हमलावर हैं, और वो राष्ट्रीय मुद्दे जो छाए हुए हैं आप देख रहे हैं, चाहे वो अलग अलग बातें हों, बयान हों, या फिर कांग्रेस के खिलाफ जो माहौल है, जिस तरीके से वो मुद्दा बनाते रही हैं, वो भी इस चुनाव में छाया हुआ है। इसको कैसे एड्रेस करेंगे? राष्ट्रीय मुद्दों को क्या जवाब देंगे? राष्ट्रीय मुद्दा उनका जो काम है, अहले सियासत जाने, मेरा काम मोहब्बत है। जहाँ तक पहुँची मैं गुड़गांव तक सीमित हूँ। अब राष्ट्रीय बात जो प्लेटफॉर्म पे आऊँगा तो राष्ट्रीय बात करूँगा, अभी यहीं पे सीमित हूँ। मैं सिर्फ गुड़गांव के विकास को देख रहा हूँ, गुड़गांव की समस्याओं को देख रहा हूँ, और मैंने ये कटिबद्धता है, मैं पूरी तरह से लिए तैयार हूँ कि मैं यहाँ की समस्याओं से लड़ के इन पर फतह पाऊँ। मेवात का आप जिक्र कर रहे हैं, और इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस का जो फोकस है वो एक वर्ग विशेष पर है, और इसीलिए वो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आपको 4 जून को नजर आ जाएगा कौन सा वर्ग है। मैं उनके जो है जाति विशेष की जो बात करते हैं, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मुझे सब प्यार करते हैं। उन्होंने भी मेरी फिल्में देखकर मुझे राज बब्बर बनाया, आपने भी की, और आपके पिताजी ने भी फिल्मों को देखकर मुझे राज बब्बर बनाया। तो मुझे इस मामले में किसी से प्यार की कमी नहीं है। मुझे प्यार मिल रहा है, साथ मिल रहा है, और 4 जून उसका फल देगा और उसका रिजल्ट देगा। कहने वाले कह रहे हैं कि जनरेशन गैप आ गया है, नए युवाओं को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं आप? नहीं, वो मेरे बच्चे हैं, मैं औलाद से कोई अपने बच्चों से कनेक्ट करने के लिए कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। बतौर सांसद और जिस तरीके से प्राथमिकताएं तय करने वाले हैं आप, मुख्य फोकस किन बिंदुओं पर रहने वाला है आपका? तो आपसे पहले से ही पूछ चुके हैं। हाँ, नहीं, अगर वो जाने 3 प्रमुख बिंदु जब बतौर सांसद आप प्राथमिकताएं तय करेंगे। देखिए, जो बेसिकली जो है कनेक्टिविटी, इस गुड़गांव की कनेक्टिविटी में आती है वो तमाम ये चीज़ें जो बाढ़ क्रिएट करने के बाद पानी जब आता है उसके बाद सड़कें भर जाती हैं, सीवेज वगैरह, कनेक्टिविटी के साथ में तमाम चीज़ें जुड़ जाती हैं। नंबर 1 है कनेक्टिविटी। नंबर 2 है एजुकेशन। रेवाड़ी साइड में, उसके आगे साइड में लोगों के गांव में ये मांगती है हमारे यहाँ 10+2 का स्कूल खुलवा दो, लड़कियों का स्कूल। मुझे दुख हुआ यहाँ
लोग कहने वाले अपने अपने कि हम यहाँ के हैं, और उसके बावजूद भी आपने लोग वहाँ के 20 साल से सांसद रहने के बाद में आपने लोगों को सुविधाएं नहीं दी, बच्चों की पढ़ाई के लिए, लड़कियों की स्कूल के लिए मांग हो रही है। और तीसरा जो ये सबसे बड़ी चीज़ है जो यहाँ पर जो आपको जो लग रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े अट्टालिकाओं में तो बन गया है, लेकिन ज़मीन पर रहने वालों के लिए सुविधा नहीं है। तो मैं इन चीज़ों को लेके बेसिकली जो मेरी लड़ाई है वो इन चीज़ों के लिए है, और मैं इनको पाने के लिए जद्दोजहद भी करूँगा, लड़ूंगा भी और फतेह भी करूँगा। 3 चरण के मुकाबले के बाद इस मुकाबले को, लोकसभा चुनाव के मुकाबले को किस ओर जाता हुआ देख रहे हैं आप, एक अनुभवी राजनेता होने के नाते? मैं क्या बिल्कुल राजनेता नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ और गुड़गांव का प्रत्याशी हूँ, और मैं सिर्फ यहीं सीमित। तो क्या इस मुकाबले को देखते हैं, क्योंकि जब उम्मीदवार यहाँ पर ऐलान किए गए थे कई चौंकाने वाले नाम आए थे, कांग्रेस की ओर से राज बब्बर का नाम आया था, तो अब जब आप इस मुकाबले को देख रहे हैं हरियाणा के, क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी 10 की 10 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, क्या समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है आपको? जो मुझे लग रहा है और जिस तरह से मैं माहौल में देख रहा हूँ, 10 की 10 कांग्रेस की सीटें आएंगी हरियाणा के अंदर। और इस वक्त सीधा कनेक्ट हैं आप जनता से, जनता जनार्दन से, क्या मैसेज देना चाहेंगे चलते चलते? बस यही कहना चाहूँगा कि ये परिवर्तन है, इस बदलाव को समझिए। देश में जो 400 पार का नारा है वो अलोकतांत्रिक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अपनी पुरानी उनके रवैयों को देखिए, उनकी ताकत को देखिए, चाहे वो ईडी हो, इस तरह की एजेंसियों से डराने धमकाने से राजनीति नहीं होती। राजनीतिवाद में जो है कम से कम आपस में समन्वय बनाने से होती है। और ये जो 400 पार का नारा है कहीं हमारे संविधान पर तो उंगली नहीं उठा रहा, कहीं हमारे संविधान को तो बदलने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि ये संविधान किसी एक बिरादरी के लिए नहीं है, एक ज़ात के लिए नहीं है। ये संविधान हम सब के लिए है। हमारे व्यवसाय में काम आता है, हमारी खुशहाली में काम आता है, हमारे रहने में काम आता है, देखने में काम आता है। तो हमें अपने संविधान को बचाना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, शुक्रिया आपका। और ये थे राज बब्बर, जो कि गुरुग्राम सीट से उम्मीदवार हैं। चुनावी मैदान में वार पलटवार चल रही हैं और इस मुकाबले पर तमाम निगाहें लगी हैं। फैसला जनता जनार्दन को करना है, क्योंकि 6ठे चरण में मतदान होना है। लेकिन जिस तरीके से मुकाबला बढ़ रहा है इसमें तमाम उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। तो आज इस खास एपिसोड में बस इतना ही। आप बने रहिए टोटल न्यूज़ के साथ। अगली बार फिर मिलते हैं किसी खास शख्सियत के साथ। नमस्कार।